फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इसके पहले की क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। आप सभी को जो है यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बताने का प्रयास करना है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटभिया, सीतारामैया या फिर जेबी कृपलानी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया। ठीक है, आपको यहाँ बताना है जो लॉर्ड कर्जन है उसने जो है भारत का विभाजन कब किया था, 1905 में, 1901 में, 1919 में या फिर 1947 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो लॉर्ड कर्जन है उसने जो है भारत का विभाजन कब किया था। ठीक है, 1905 में। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है। ठीक है, जो पाक जल संधि है भारत को जो है किस देश से अलग करती है। आप सभी को जो है यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बताने का प्रयास करना है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या फिर इंडोनेशिया से या फिर श्रीलंका से। तो ध्यान रखिएगा जो पाक जल संधि है, ठीक है, ये भारत को किस देश से अलग करती है, श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका से अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर उज्जैन, ठीक है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास में सरयू नदी के, क्षिप्रा नदी के या फिर दिबांग नदी के या फिर सरस्वती नदी के। ठीक है, आप सभी को जो है यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बताने का प्रयास करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो उज्जैन है, ठीक है, ये किस नदी के तट पर स्थित है, क्षिप्रा नदी के। ठीक है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। आप सभी को जो है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है आपके पास में उत्तराखंड में, राजस्थान में, बिहार में या फिर कर्नाटक में। तो ध्यान रखिएगा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, उत्तराखंड। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है। ठीक है, एम्स्टर्डम जो है डैश की राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की, नीदरलैंड्स की या फिर दक्षिण कोरिया की या फिर इटली की। तो ध्यान रखिएगा जो एम्स्टर्डम है, ठीक है, ये कहाँ की राजधानी है, नीदरलैंड की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके पास में हिमालय, येडीज या फिर यूराल या फिर रॉकी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो रॉकी पर्वत है, ठीक है, जो रॉकी पर्वत है क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है आपके पास में आरबीआई, गवर्नर, एसईबीआई के अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, जो जीएसटी काउंसिल होती है इसकी जो है अध्यक्षता कौन करता है, आपको यहाँ पर बताना है। ध्यान रखिएगा जो जीएसटी काउंसिल है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ठीक है, जो वाणिज्यिक बैंक है इनका जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1947 में, 1956 में या फिर 1969 में या फिर 1950 में। आप सभी को जो इसका करेक्ट ऑप्शन बताने का प्रयास करना है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा जो वाणिज्यिक बैंक है इनका जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला फ्रेंड्स, CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है। ठीक है, जो CRR, ठीक है, CRR है इसका असंक्षिप्त रूप आप सभी को यहाँ पर बताना है। नगद वापसी अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, नगद राजस्व अनुपात या फिर नगद वापसी आरक्षित। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो CRR है इसका असंक्षिप्त रूप आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो इसका असंक्षिप्त रूप क्या होता है, नगर आरक्षित अनुपात। ठीक है, नगर आरक्षित अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ठीक है, आप लोगों ने जो है जो लड़कियां होंगी, ठीक है, उनका खाता भी यहाँ पर खुला होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी ये आपको यहाँ पर बताना है, 2013 में, 2014 में, 2015 में या फिर 2016 में। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से इस क्वेश्चन का यहाँ पर आप सभी जो है करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी, 2014 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन है, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक प्रमुख कितने भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, जो आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक है ये जो है मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं, एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में या फिर चार भाग में। तो ध्यान रखिएगा ये कितने भागों में बटे हुए हैं, तीन भाग में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। आपने देखा होगा जो संविधान होता है इसका जो है प्रॉपर प्रस्तावना होता है, ठीक है। इसमें जो है कई तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पूछा है किस प्रकार के न्याय की जो है बात नहीं की गई है, लोकतांत्रिक न्याय की या फिर सामाजिक न्याय की या फिर आर्थिक न्याय की या फिर राजनैतिक न्याय की। तो ध्यान रखिएगा जो प्रस्तावना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको अगर आप पूरा पढ़ लेंगे ना तो मतलब जो संविधान है आपका उसको अच्छी तरीके से आप जो है समझ पाएंगे, ठीक है। तो जो प्रस्तावना है इसमें जो है लोकतांत्रिक प्रकार के जो है न्याय की बात नहीं की गई, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो है बात को रखने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, कि किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये जो है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कोई भी। तो समता का अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, सिंपल सी बात है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि आप जो अपनी बात को रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, तो ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं, ठीक है, कौन से जो है भारतीय संसद के संगठक हैं। तो इसमें आपका राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है, ठीक है, सभी क्या होते हैं भारतीय संसद के संगठक होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा, जिसमें तीनों ऑप्शन दे रखा होगा, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में सभी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए जो पहली होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं कि प्रथम, अगर आपसे राष्ट्रपति पूछे, ठीक है, प्रथम जो है यहाँ पर न्यायाधीश पूछे, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो पहली महिला थी ये आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स, रूमा पाल थी या फिर फातिमा बीबी थी या फिर लीला सेठ थी या फिर सैदा ताहिर थी, ठीक है। आपको यहाँ बताना है जो उच्च न्यायालय है इसकी जो है मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ये थी आपकी लीला सेठ, ठीक है, लीला सेठ जो है यहाँ पर न्यायालय की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित जो है न्यूनतम आयु कितनी है, 21 साल, 25 साल, 30 साल या फिर 35 साल, ठीक है। आपको बताना है कि अगर जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में आपकी नियुक्ति होती है तो भारत के संविधान के द्वारा जो न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आपकी 35 साल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको जो है दो प्लेन मिरर के सामने यानी कि जो समतल दर्पण होता है इसके जो है बीच में रखा जाता है, तो यहाँ पर कितनी इमेज बन सकती है। तो देखिए ये इस प्रकार की इमेज बनती है, यानी कि अनंत, मल्टीपल यहाँ पर इमेज बनती है, ठीक है, अनंत, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो समतल मिरर होता है ना इसमें इमेज कैसे बनता है ये भी आपसे यहाँ पर पूछा सकता है। तो ये बिल्कुल जो है आपका समान साइज का बनता है, साथ ही साथ जो है ये आपका आभासी होता है, ठीक है, और यहाँ पर पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी कि जो बायां होता है वो आपका दायां दिखता है और जो दायां होता है वो आपका बायां दिखता है, ठीक है। यानी कि जिस भी मिरर में आप सुबह उठ के अपना फेस देखते हैं वही क्या होता है आपका समतल मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, जो कि आपको अपने घरों में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। ध्यान रखिएगा जो चींटी के डंक में पाया जाता है अम्ल कौन सा होता है आपका फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल होता है और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेथनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको फॉर्मिक अम्ल नहीं दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको फॉर्मिक अम्ल नहीं दे रखा है, यहाँ पर लिख रखा है मेथनोइक अम्ल। तो हो सकता है कि अगली बार आपको यहाँ पर ऑप्शन में मेथनोइक अम्ल ना लिख करके फॉर्मिक अम्ल ना लिख करके इसका फॉर्मूला ही लिखते, तो आप ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है HCOOH, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेथनोइक अम्ल या फिर जो है फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो कि आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। इसलिए चींटियाँ वगैरह काट दिए तो हमें वहाँ पर जलन होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, ठीक है, किस अम्ल को जो है यहाँ पर अम्लों का राजा कहा जाता है। तो आपको यहाँ बताना है कार्बोनिल अम्ल को, फास्फोरिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल को या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो जो अम्लों का राजा कहा जाता है ये कौन से अम्ल को कहा जाता है फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी कि H2SO4 को, ठीक है, किसको, H2SO4 को जो है अम्लराज के नाम से भी हम लोग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है, आपको यहाँ बताना है फ्रेंड्स कवकों के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है, मायोलॉजी कहा जाता है या फिर माइकोलॉजी कहा जाता है।
या फिर न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जो कवकों के अध्ययन होता है इसको क्या कहा जाता है, इसका आंसर जो है आप सभी को यहाँ पर बताना, तो इसको जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, माइकोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील वाला विटामिन है। ठीक है, जल में जो है घुलने वाला विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो ध्यान रखिएगा, जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा होता है आपका, विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है, मैंने यहाँ पर डी लिखते हैं, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपका विटामिन अगर मैं ए की बात करूँ तो इसका अगर आपसे रासायनिक नाम पूछे तो ये क्या होता है, आपका रेटिनॉल होता है। ठीक है, और ये आपका जो येलो फल होता है उनमें मिलता है। ठीक है, विटामिन सी आपका जो सिट्रस फल होते हैं, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। देखिए, जो कच्चा आम होता है ना, जो कच्चे आम होते हैं उसमें आपका क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये आपका नहीं होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे जो कच्चे आम है, कच्ची इमली है, ठीक है, इसमें कौन सा होता है, तो ये आपका टार्टरिक अम्ल होता है। जैसे कि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, जो टार्टरिक अम्ल है ये आपका कच्चे आम में होता है, कच्ची इमली में होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका टार्टरिक अम्ल के कारण जो है ये सब खट्टे होते हैं। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल ये आपका पालक में होता है। ठीक है, इसके अलावा टमाटर में होता है ना। एसिटिक अम्ल तो ये आपका सिरके में होता है। ठीक है, यहाँ पर विटामिन डी की अगर मैं बात करूँ तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सिकोफेरॉल होता है। ठीक है, और इससे जो है आपका कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, तो इसकी कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आपका टमाटर में, आंवला में, इन सब में मिलता है, आप सभी को पता भी होगा। विटामिन सी के बारे में नींबू में भी होता है आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ बस बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या फिर बनवाली को। देखिए, मृतकों का टीला जो है किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, एक प्रमुख स्थल था। ठीक है, और इसका मतलब भी होता है मृतकों का टीला। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, ये जगह का नाम है, इसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है। देखिए, वैसे तो ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है, इंद्र है। ठीक है, बट इंद्र अगर आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आपके अग्नि हो जाएंगे, सूर्य दे रखा है तो वो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अग्नि दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पर सूर्य भी दे रखा होता है तभी वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में जो इंद्र देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, इन सभी को जो है यहाँ पर प्रमुख देवता माना गया है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, सारनाथ में, लुम्बिनी में, कुंडग्राम वैशाली में या फिर नालंदा में। देखिए, यहाँ पर जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ, कुंडग्राम वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी, अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने या फिर शेर शाह ने। ध्यान रखिएगा, जो दीवाने खैरात था इसमें जो है एक अलग विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान किया था, सूचियों के बीच दिए गए संकेतों के से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ पर सम्राट दे रखा है, यहाँ पर मकबरा दे रखा है। अगर मैं बाबर के यहाँ पर मकबरा की बात करूँ तो ये आपका कहाँ पर है, सिकंदरा में। ठीक है, यानी कि ए का क्या होगा, 4th होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बी क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर सभी को मैच कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर अकबर की बात करूँ तो इनका जो है मकबरा कहाँ पर है, काबुल में। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, तो आगरा में। शाहजहाँ का मकबरा आपका लोहार में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। साथ ही साथ इसके जो पहले क्लासेस है उसमें मैंने कंप्लीट जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा रखे, तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे यहाँ पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यही जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे तुरंत ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर 7006974820। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप मुझे तुरंत ही व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और मैं तुरंत ही आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूँगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को टेलीग्राम को यहाँ पर जो लिंक है उसको ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है टेलीग्राम को ज्वाइन करने में, तो इस तरीके से आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो फिर बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की जो भी क्लासेस उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।